अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्टोरी कैसी लगी आपको। आपके पास भी कोई इंसिडेंट या रियल स्टोरी वगैरह है या आप इमेजिनरी खुद से बनाकर भेज सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी, खामोश और वीरान जगह पर बैठ जाइए ताकि आप और अच्छे से इस कहानी को इमेजिन कर सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आप खुद को किसी ऐसी जगह इमेजिन करें कि आप अपनी सिटी से तकरीबन 500 से 600 मील के फासले पर हों और वो जगह भी बिल्कुल सुनसान हो और वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक़ें मौजूद हों या ऐसे इंसान मौजूद हों जो कि इंसानों को ही खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनको कैनिबल्स भी कहा जाता है, मतलब मुर्दाखोर या इंसान खोर। तो जो आज की स्टोरी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो भी इसी तरह की है कि जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर का सामना ऐसे ही किसी मखलूक से हुआ। तो उसकी कहानी को उसी के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। मेरा नाम जैक है और मैं सैन डिएगो का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 7-8 साल से कैब ड्राइवर हूँ और अमेरिका के तकरीबन हर कोने में घूमा हुआ हूँ, बुकिंग्स पर गया हुआ हूँ, टूरिस्ट को लेकर गया हुआ हूँ। मेरे पास 3 से 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें टूरिज़म की भी हैं और छोटी गाड़ियाँ भी हैं, ताकि मैं किसी भी क्वांटिटी के पैसेंजर्स को जो है वो लेकर जा सकूं। तो इसी तरह की एक दिन की बात है, मैं सैन डिएगो के मेन हाईवे पर खड़ा हुआ था और तकरीबन 2 बुकिंग पहले ही कंप्लीट कर चुका था जो कि करीब करीब की थी और अब मेरा इरादा गालिबन घर जाने का था। अभी मैं वहाँ खड़ा ही हुआ था कि एक शख्स मेरे पास भागता भागता हुआ आया और कहने लगा कि क्या आप कैब ड्राइवर हो। मैंने कहा हाँ जी, मैं कैब ड्राइवर हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे ग्रैंड कैनियंस तक जाना है। बताता चलूँ कि ग्रैंड कैनियन सैन डिएगो से तकरीबन 500 से 600 मील का फासला है और काफ़ी हैक्टिक सफ़र है वहाँ का। उबड़ खाबड़ रास्ते और इस तरह के काफ़ी रास्ते आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक्टिव होकर वहाँ पर कार चलाना पड़ती है। और उसने साथ ये भी कहा कि मैं जस्ट एक ही पैसेंजर हूँ और मुझे ग्रैंड कैनियंस के साथ मौजूद एक विलेज में जाना है। मैं तो काफ़ी थक चुका था और इतना लंबा सफ़र करने के मूड में ज़रा भी ना था, लिहाजा मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन उसने मुझे फिर 6 से 7 गुना ज़्यादा पैसे पे करने का कहा, जो कि वहाँ का ऑथेंटिक रेंट बन रहा था उससे वो मुझे 6 से 7 गुना ज़्यादा पे कर रहा था। लिहाजा मेरे भी दिल में लालच आ गई और मैंने भी इसको कहा कि चलो ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो और तुम्हारा इतना ही ज़्यादा अर्जेंट काम है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और मैं काफ़ी लालच खा चुका था और काफ़ी खुश था कि एक ही राइड में मुझे तकरीबन 6 से 7 राइड के पैसे मिल जाएंगे और मैं 2 से 3 दिन आराम से घर गुजार सकता हूँ और मुझे कैब भी ना चलाना पड़ेगी। बस इसी लालच की वजह से मैं उसकी ये बात मान गया और उसके बात करने के लहजे से लग रहा था कि अगर मैं अभी भी ना गया तो वो मुझे 20 से 30 गुना रकम भी दे देगा। पता नहीं उसको ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था, मुझे समझ ना आ रही थी। लिहाजा वो सफ़र सैन डिएगो टू ग्रैंड कैनियंस का होने वाला था, जो कि मेन हाईवे से होता हुआ पहाड़ी रास्ते की तरफ जाना था और ऊंचाई की तरफ जाना था। और उसके मुताबिक ग्रैंड कैनियन विलेज बिल्कुल ग्रैंड कैनियंस के साथ ही था और नेशनल पार्क से काफ़ी पहले था। बताता चलूँ कि ग्रैंड कैनियंस एक बहुत बड़ी टूरिज़म स्पॉट है जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने जाते हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर गुम भी जाते हैं क्योंकि वो बहुत भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं वहाँ पर और उसका गांव उसके बिल्कुल ही साथ था मेन ग्रैंड कैनियंस के। लिहाजा मैं जल्दी से पेट्रोल पंप पर गया, उस बंदे को आगे बिठाया और अपनी गाड़ी के तमाम टायर का प्रेशर चेक करवाया। उसके अलावा ब्रेक ऑयल वगैरह और इंजन ऑयल वगैरह को फुल करवाया क्योंकि वो 500 से 600 मील का रास्ता था और तकरीबन 1200 मील का हो जाना था आने जाने का। लिहाजा गाड़ी की तमाम इंस्पेक्शन करवा कर मैं जो है वो उसको लेकर ग्रैंड कैनियंस की तरफ निकल पड़ा। वो बंदा काफ़ी मशकूक लग रहा था
और वो मुझे इतने ज़्यादा पैसे क्यों ही दे रहा था। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि वो बस मुझे ही लेकर जाना चाहता था, और वो भी 7 से 8 गुना रकम पर। यह भी एक सोचने की बात थी। लेकिन हो सकता है वो कोई रईस ज़्यादा था, मैंने जहन में सोचा, कि जिसके लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते और उसके लिए वहाँ जाना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मुझे इतने पैसे पे कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना ना था। मुझे तो बस उस रकम से लेना देना था जो उसने मुझे देना थी। लिहाजा मैंने उसको पहले ही कह दिया कि वहाँ जाने की जो पेमेंट है वो तुम मुझे अभी एडवांस में कर दो। तो उसने बग़ैर कुछ कहे वो सारी पेमेंट मुझे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही पकड़ा दी, और वो वाकई में उसके 7 से 8 गुना दे रहा था। मैंने जल्दी से उस रकम को पकड़ा और अपनी जेब में रख लिया। बताता चलूँ कि मैं अपने साथ एक अपना वेपन भी कैरी किया करता था, जो कि लाइसेंस वेपन था, क्योंकि मैं कैब ड्राइवर था और ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह हमारे साथ होते रहते थे कि कभी कोई चीज़ चुरा कर भागने लगता था या कोई गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश करता था। तो अपनी सेफ्टी के लिए मुझे भी लाइसेंस गन अपने साथ ज़रूर रखना पड़ती थी। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और हम उस हाईवे पर आगे बढ़ते जा रहे थे जो कि ग्रैंड कैनियंस की तरफ जाता था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक डे स्पॉट है जहाँ पर दिन में ज़्यादातर लोग विज़िट करना पसंद करते हैं, और रात में वहाँ की कोई इतनी कैब्स वगैरह नहीं चलती, ना ही वहाँ पर कोई इतनी ट्रैफिक होती है रात के वक्त। तो वो हाईवे तकरीबन सुनसान ही पड़ा हुआ था और वहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, और हम उस पूरे हाईवे पर तकरीबन अकेले ही थे। और वो शख्स पूरे रास्ते पे मेरे से कोई बात ना कर रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था, बस पीछे अपनी सीट को रिक्लाइन करके वो सुकून से लेटा हुआ था, और उसकी शक्ल से ऐसी कोई परेशानी भी ना झलक रही थी कि उसको इतने अर्जेंट में वहाँ जाना पड़ रहा था। रात के 2 बज चुके थे और मैं लगातार गाड़ी चलाता जा रहा था, और रास्ते में कोई ऐसा रेस्ट पॉइंट भी ना आ रहा था कि जहाँ पर गाड़ी रोककर कुछ ख़रीदा जा सके। लिहाजा मैंने पेट्रोल को पहले ही कंटेनर्स में भरवा कर गाड़ी में रख लिया था, इन केस कि अगर रास्ते में कहीं पर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और गैस स्टेशन वगैरह नहीं होता तो मैं ख़ुद से उसको फिल कर लूँ। उस बंदे में एक अजीब बात यह थी कि वो पूरे रास्ते अपने हाथों को आपस में बांध कर उनको ज़ोर ज़ोर से मसल रहा था कि जैसे उसे किसी चीज़ की बेचैनी हो रही है। लिहाजा मैंने उससे पूछा भी सही कि क्या तुम्हें खैरियत है, तुम इस तरह क्यों परेशान हो। तो उसने मुझे कुछ भी ना बताया और कहा कि बस तुम मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो, जो कि पहले काफ़ी रिक्वेस्ट वाले लहजे में बात कर रहा था। अब उसका लहजा काफ़ी रूड सा हो चुका था और उसकी आवाज़ में कोई एक्सप्रेशन भी ना थे, और वो अपने हाथों को यूँ आपस में मसलना नहीं बंद कर रहा था, जिससे उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। या तो वो परेशानी थी या तो वो कुछ और ही सोच रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। अब तकरीबन 3:30 बज चुके थे और हम ग्रैंड कैनियन से तकरीबन 1 से 2 घंटे के फासले पर थे। अभी भी जो है वो सूरज ना निकल रहा था और पूरा काला अंधेरा छाया हुआ था, और ग्रैंड कैनियंस के मेन रास्ते शुरू हो चुके थे कि जिससे फील आ रहा था कि हम ग्रैंड कैनियंस की तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल घुप अंधेरा था दोनों तरफ, और जो गाड़ी की हेडलाइट्स में नज़र आ रहा था बस वो ही नज़र आ रहा था, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और उस रोड पर, उस हाईवे पर कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह भी मौजूद ना थी। लिहाजा मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और सड़क के दोनों तरफ पथरीले और खुले मैदान थे और दूर दूर तक उस मैदान पर कुछ भी ना था। लिहाजा मैं अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करता जा रहा था। अब जो है वो हम ग्रैंड कैनियंस के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे और हल्का हल्का सूरज निकलने लगा था। तो अब मैंने उस शख्स से पूछा कि जहाँ तुमने जाना है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का रास्ता और है। लिहाजा मैं उसके बताए हुए डेस्टिनेशन पर गाड़ी चलाता रहा और आखिरकार हम ग्रैंड कैनियंस के ऐसी जगह पर पहुँचे कि जहाँ उसके सामने बिल्कुल एक रोड निकल रहा था, पतला सा, जहाँ से गाड़ी का जाना भी तकरीबन मुश्किल था। तो उसने कहा कि गाड़ी को तुम इस रोड पर ले लो। मैं उससे जो है वो 8 गुना चार्ज कर रहा था, तो अब मुझे उसकी बताई हुई लोकेशन पर तो जाना ही था। लिहाजा मैंने उस नैरो रोड पर गाड़ी को चलाना शुरू किया। वो काफ़ी बम्पी रोड था, उसके बावजूद मैं उस पर गाड़ी चलाता जा रहा था और वो मुझे तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर उस रास्ते में अंदर ले गया था। और वहाँ से अब ग्रैंड कैनियंस भी बिल्कुल नज़र आना बंद हो गई थी और मैं उस रास्ते के काफ़ी अंदर आ चुका था। वो एक खुला सा मैदान था और वहाँ पर तो किसी गांव का कोई नामो निशान ना था।
लिहाजा मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जा रहा था और वो मैदान इतना बड़ा था कि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर उस मैदान के अलावा कुछ ना था। और अब तो वो रोड भी ख़त्म हो चुका था। लिहाजा उस रोड के ख़त्म होते ही मैंने वहाँ पर गाड़ी रोक दी। तो उसने कहा कि हाँ बस यहीं पर ठीक है, एक काम करो कि तुम मेरे साथ अपनी गाड़ी को यहीं पार करके आगे तक आ जाओ ताकि कुछ खा पी लो और फिर तुम वापस चले जाना। लिहाजा मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मुझे भी भूख लगी नहीं और ना ही मेरा भी कुछ खाने पीने का ऐसा मूड है। तो उसने कहा ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, बेशक कुछ सिर्फ पी ही लेना, खाना मत, लेकिन तुमने रात से कुछ पिया भी नहीं है। तो ऐसा करो तुम मेरे साथ आ जाओ, अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर दो और इसको लॉक कर दो। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, तुम्हारी गाड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लिहाजा उसकी बातों में से काफ़ी ऑनेस्टी झलक रही थी और लग रहा था कि हाँ वो झूठ नहीं बोल रहा। लिहाजा मेरे पास मेरा वेपन भी था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चला जाता हूँ इसके साथ, पानी वगैरह पी लेता हूँ और थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपनी राइड को दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। लिहाजा मैं भी अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इतना तवील सफ़र दोबारा से तय करूँ, वो भी बगैर कोई नैप लिए। तो लिहाजा मैं इसकी बात मान लेता हूँ और इसके साथ चला जाता हूँ। अब मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ पर खड़ा और उसको फॉलो करने लगा। उसने कहा कि बस तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे फॉलो करते रहो और मेरे पीछे पीछे आते रहो। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 मिनट की पैदल मुसाफरत है और उसके बाद हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे। लिहाजा मैं उसका पीछा करता रहा और अब वो शख्स एक ऐसी गार के दहाने पर आकर खड़ा हो गया था कि जहाँ पर उस गार के अलावा और कुछ भी ना था, कोई गांव ना था और दूर दूर तक तो किसी गांव का कोई नामो निशान भी नज़र ना आ रहा था। तो मुझे कहने लगा कि तुम्हें इसी के अंदर जाना है, इसी के अंदर जो वो हमारा कबीला रहता है। हालांकि उस शख्स ने काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, लेकिन वो एक कबीले का बंदा कैसे हो सकता था या एक ट्राइब से कैसे ताल्लुक़ रख सकता था। वो तो काफ़ी मॉडर्न और वेल ड्रेस बंदा लग रहा था। लिहाजा मैंने सोचा हो सकता है कि वो सिटी मूव कर गया हो और वहीं पर रहता हो और यहाँ पर इसके कोई एंसेस्टर्स रहते हों, कि मतलब जो उसके रिश्तेदार वगैरह हों और उनसे वो मिलने वगैरह यहाँ पर आ जाया करता हो। मुझे कुछ उससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स ना आ रही थी, लेकिन इतने दूर आकर अब मैं वैसे वापस जाना नहीं चाहता था और मैं ख़ुद को सेफ़ भी फील कर रहा था क्योंकि मेरे पास वेपन था। लिहाजा मैं उसके साथ उस गार के अंदर चला गया। उस गार के दोनों तरफ मशाल लगी हुई थी और वो गार काफ़ी अंदर तक बनाई गई थी और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वो गार में से काफ़ी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई गोश्त सड़ रहा हो वहाँ पर। लिहाजा मैंने स्मेल को इग्नोर किया और उसके पीछे चलता रहा। अब उसने उन्हीं में से एक लगी हुई मशाल को उठा लिया और गार के मज़ीद अंदर जाने लगा। वो गार तो जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही थी, मज़ीद से मज़ीद अंदर जाती जा रही थी। लिहाजा मेरी भी अब कुछ हिम्मत ना हो रही थी उससे पूछने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस मैं चुप करके उसके पीछे चलता जा रहा था। जब मैं उस गार के बिल्कुल एंड पर पहुँच गया तो अंदर 4 से 5 बंदे और मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उनके लंबे लंबे बाल थे और उनका हुलिया काफ़ी ख़राब था और अंदर भी काफ़ी सारी मशाल जल रही थी कि जिनकी रोशनी में सब नज़र आ रहा था। वो 4 बंदे बिल्कुल ही पिछड़े हुए ज़माने के लग रहे थे, फटे हुए कपड़े, घुंघराले बाल, मिट्टी लगी हुई उनके कपड़ों पर और उसके अलावा बिल्कुल गंदा हुलिया, मुंह पर खून लगा हुआ और जगह जगह पर खून भी पड़ा हुआ था और 1-2 जगह पर बिल्ली और कुत्ते के ढांचे भी पड़े हुए थे और उसके ऊपर हल्का हल्का गोश्त मौजूद था और जगह जगह पर मक्खियाँ बैठी हुई थी। और मुझे वो सीन देखकर काफ़ी दिल ख़राब हो रहा था और दिल कर रहा था कि वहीं पर उल्टी कर दूँ। और अब मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि ये शख्स मुझे कैसी जगह पर ले आया है। देखने में तो वो इंसान ही लग रहे थे सब और वो शख्स भी इंसान ही लग रहा था। लिहाजा उस शख्स ने उन सब को उठाया और ये अल्फाज बोले कि मैं आज का शिकार पकड़ कर ले आया हूँ और तुम सबको मुबारक हो कि आज हमें किसी जानवर का गोश्त नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि आज हमें ये इंसान खाने को मिलेगा। ये इंसान? कौन सा इंसान? ये सुनकर तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। वो आदमखोर थे और इंसानों का गोश्त खाया करते थे और एक ऐसे ग्रुप के बारे में काफ़ी मशहूर भी हुआ था। मैंने इसके बारे में न्यूज़ वगैरह में भी सुना था और न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा था कि एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रैंड कैनियंस के बिल्कुल पास रहता है और लोगों को अगवा करके इंसानों का गोश्त खाते हैं। लिहाजा वो कैनिबल्स थे। आज मुझे उस न्यूज़ पर यकीन हो चुका था क्योंकि मेरा सामना उनसे हो चुका था और उस न्यूज़ में भी मेंशन किया गया था कि एक शख्स
जो कि लोगों को इस तरह अपने झांसे में फंसाता है। और उसके अलावा बाकी और भी तकरीबन 4 से 5 लोग हैं जो कि उसके ग्रुप के मेंबर हैं और वो सब मिलकर इंसानों का शिकार करते हैं। लिहाजा वो आज तक पकड़े ना गए थे। उन्होंने काफ़ी अरसा पहले कब्रिस्तान और ग्रेवयार्ड वगैरह से लाशों वगैरह को भी निकाल कर खाया था। लिहाजा उस जगह पर काफ़ी सख्ती कर दी गई थी और ग्रेवयार्ड पर काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह लगा दी गई थी ताकि ग्रेवयार्ड से कभी भी ऐसा इंसिडेंट अब दोबारा से ना हो। लिहाजा ये अब उन्होंने नया तरीका अपनाया था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लिहाजा मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया हुआ था और उनको अभी तक ना पता था कि मेरे पास एक वेपन भी मौजूद है। अब मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि कैसे अपनी वेपन को बाहर निकालूं और उन पर शूट करके यहाँ से भागने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर मैं किसी एक पर भी वेपन चलाता तो बाकी सब मुझ पर टूट पड़ते और इस लिहाज से मेरा मरना तो यकीनी था। लिहाजा मैंने हिम्मत करते हुए वेपन को निकाला और अपने पीछे छुपा लिया और उसको कहने लगा कि मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लिहाजा वो मेरी बात को सुनने के मूड में ही ना थे। उन पर तो जुनून सवार था, इंसानी गोश्त खाने का जुनून, और पता नहीं कितने अरसे से वो सिर्फ जानवरों का ही गोश्त खा रहे थे, वो भी कच्चा गोश्त। अब मुझे सोच समझ कर ही वहाँ से भागने का फ़ैसला करना था, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान ना था और मुझे इस गार से निकल के काफ़ी दूर अपनी गाड़ी तक भी भाग कर जाना था। लिहाजा मैंने जल्दी से अपनी गन को ऑटो पर लगाया और हवा में एक फायर करके गार से बाहर की तरफ भागने लगा। वो पांचों काफ़ी तेज़ शोर मचाते हुए मेरे पीछे भागने लगे और किसी पागलों की तरह मेरा पीछा करने लगे। मैं भी गार से बाहर की तरफ भागता गया। मशाल की रोशनी में सब नज़र आ रहा था। लिहाजा मैं जल्दी से भागता भागता उस गार से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो वो सब मेरे पीछे आ रहे थे, मानो कि वो दिन मेरे लिए क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। अभी भी मुझे काफ़ी दूर दौड़कर जाना था अपनी गाड़ी तक। मैं भागता जा रहा था और भागता ही जा रहा था और वो पीछे किसी जानवरों की तरह शोर मचाते हुए मेरा पीछा कर रहे थे और ऐसे भाग रहे थे और इस तरह शोर मचा रहे थे कि जैसे उनके हाथ से कोई ऐसी चीज़ छूट रही हो कि जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। वो बहुत तेज़ी से मेरा पीछा कर रहे थे। लिहाजा मैं बस ये चाहता था कि मुझे उन पर फायर ना करना पड़े, और अगर बहुत मजबूरी हो तो तभी उनमें से किसी पर फायर करूँगा, क्योंकि आखिर को वो थे तो इंसान ही और मेरा ज़मीर गवारा ना कर रहा था उन पर गोली चलाने को। लेकिन अपनी जान बचाने को तो मुझे उनको मारना भी पड़ता, तो मुझे मारना था। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मुझे उन पर गोली ना चलाना पड़े। उनमें से एक शख्स मेरे इतना करीब पहुंच गया और उसने मेरे पाँव में से पकड़ लिया कि जिसकी वजह से मैं बल खाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा और काफ़ी ज़्यादा दूर तक रोल करता हुआ गया। मेरे कपड़े भी फट चुके थे और काफ़ी सारे ज़ख्म भी हो चुके थे। लिहाजा मैंने गन को सीधा किया और उसकी तरफ करके 2 से 3 फायर किए और वो सीधा उसकी चेस्ट और सर पे जाकर लगे। पीछे से बाकी भी अभी भागते आ रहे थे। लिहाजा मैंने जल्दी से ख़ुद को संभाला और वहाँ से भागने लगा। मेरे पिस्टल में अभी भी तकरीबन 9 से 10 गोलियाँ मौजूद थीं और मैं वहाँ से भागता जा रहा था और अब मैं किसी और पर गोली नहीं चलाना चाहता था और हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था कि बग़ैर किसी पर गोली चलाए ही मैं वहाँ से निकल जाऊँ। मैं गाड़ी के पास पहुँचा और मेरी गाड़ी लॉक थी और चाबी मेरे जेब में थी। मैंने पैनिक करते हुए चाबी को अपनी जेब से निकाला और वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई। चाबी उठाने की देर में वो सब मेरे बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। लिहाजा मैंने जल्दी से गाड़ी को अनलॉक किया, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया और गाड़ी के शीशे पहले ही ऊपर थे। लिहाजा मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया ताकि वो दरवाज़ों को खोल ना सकें। अब वो बिल्कुल गाड़ी के इधर उधर मौजूद थे। 2 बंदे एक साइड पे थे, 2 कार के फ्रंट पे, और वो ज़ोर ज़ोर से मेरी गाड़ी पर मुक्के और लाते मार रहे थे। लिहाजा मैंने गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट किया और पहले मैंने गाड़ी को रिवर्स में लिया क्योंकि उसके सामने भी 2 बंदे मौजूद थे। गाड़ी रिवर्स में लेने के बाद मैंने जल्दी से गाड़ी को फॉरवर्ड में डाला और उसी नैरो रोड से गाड़ी को भगाता हुआ वहाँ से निकलने लगा और मैं बिल्कुल सेफली गाड़ी चला रहा था ताकि गाड़ी इधर उधर न लगे और किसी भी वजह से गाड़ी बंद ना हो, वरना वो चीज़ें मेरी गाड़ी के शीशे तोड़कर भी अंदर से निकाल लेंगी मुझे। लिहाजा मैं गाड़ी को वहाँ से बिल्कुल एहतियात से चलाता जा रहा था और वो चारों अभी भी मेरा पीछा ना छोड़ रहे थे और पागल जानवरों की तरह मेरा पीछा करते जा रहे थे। लिहाजा मैंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया, ज़्यादा तेज़ ना कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बम्पी रोड था।
मैंने जल्दी से गाड़ी को उस कच्चे रास्ते से निकाला और मेन हाईवे पर पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है और तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर मेरी गाड़ी बंद हो गई। और बंद होने के बाद मैं समझ चुका था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और अब मुझे हिम्मत करके गाड़ी से उतर के उसको रीफ्यूल करना था। बेशक वो कैनिबल्स अभी तक तो मेरे से पीछे ही थे और नज़र ना आ रहे थे, लेकिन उनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा था कि जब तक वो मुझे पा नहीं लेते मेरा पीछा करते रहेंगे और शायद अभी वो पीछे आ रहे होंगे। मैंने अपनी गन को अपने हाथ में किया और गैलन को उठाया कि जिसके अंदर पेट्रोल मौजूद था। गाड़ी का पेट्रोल गेज ओपन किया और उसके अंदर पेट्रोल को भरने लगा। क्योंकि वो गैलन काफ़ी भारी था इसलिए मुझे दोनों हाथ यूज़ करना पड़ रहे थे और मेरे हाथ में पिस्टल भी थी और मेरी नज़रें पीछे ही की तरफ थीं कि अगर वो लोग मुझे नज़र आते हैं तो मैं अपने बचाव में अपनी एहतियात कर सकूं। लिहाजा मैं भी गैलन पलट ही रहा था और गैलन अभी आधा भी फिल ना हुआ था उस गाड़ी के अंदर कि पीछे से वो चारों मुझे भागते हुए दिखाई दिए और मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। लिहाजा मैंने जल्दी से उस गैलन को नीचे फेंका, गाड़ी का फ्यूल गेज बंद किया और जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी को स्टार्ट किया लेकिन अभी तक गाड़ी स्टार्ट ना हो रही थी। 3 से 4 ट्राई की और वो बंदे अब बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुके थे और इस बार उनके हाथ में लाठी और पत्थर भी थे। गालिबन अगर इस दफ़ा वो गाड़ी के करीब पहुंचते तो शीशे तोड़कर मुझे अंदर से ही निकाल लेते। मैंने भी अपनी गन को अपने हाथ में रखा हुआ था और गाड़ी की इग्निशन बार बार ऑन कर रहा था, लेकिन गाड़ी ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिहाजा मैंने गन को बिल्कुल उनकी तरफ पॉइंट करते हुए चाबी को घुमाना ना छोड़ा और इग्निशन ऑन करता रहा कि आखिरकार मेरी गाड़ी स्टार्ट हो ही गई। मैंने जल्दी से गाड़ी का गियर लगाया और फुल स्पीड में वहाँ से निकला कि गाड़ी स्किड करती हुई हाईवे पर वहाँ से निकली और मैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ स्पीड में भगाने लगा क्योंकि अब मैं मेन हाईवे पर मौजूद था और गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसमें भी फ्यूल तकरीबन इतना तो था ही कि मैं 100 से 120 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता था। लिहाजा मैं गाड़ी को तेज़ी से भगाता रहा। वो लोग भी मेरी आंखों से ओझल हो गए और गाड़ी के साइड मिरर्स में नज़र आना बंद हो गए। अब मैं गाड़ी को बस तब तक नहीं रोकना चाहता था कि जब तक मैं किसी गैस स्टेशन पर ना पहुंच जाऊं या किसी ऐसी जगह पर ना पहुंच जाऊं कि जहां पर सेफ महसूस कर सकूं और किसी से प्रोटेक्शन ले सकूं। लिहाजा मैं गाड़ी को चलाता गया और हाईवे पर ही लेफ़्ट साइड पर एक बहुत बड़ी टक शॉप के जिसको रेस्ट एरिया वगैरह भी कहते हैं तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के फासले पर ही आ गया था। लिहाजा मैं अपनी उसी बुरी कंडीशन के साथ, मुझे चोट लगी हुई थी, मेरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, उसी कंडीशन में उतरकर उस मार्ट के अंदर चला गया। तो उस मार्ट का ओनर मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ जो सब कुछ हुआ मैंने उसको बयान किया। उसने 911 पे कॉल करके उनको सारा माजरा बयान किया। 911 भी तकरीबन 1 से 2 घंटे में उस मार्ट के बाहर पहुंच गई और मेरे से जो सब कुछ हुआ पूछने लगी और मुझे इनिशियल मेडिकेशन भी प्रोवाइड की गई। मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी की गई और खाने पीने को सामान दिया गया क्योंकि पुलिस भी काफ़ी अरसे से इस ग्रुप को ढूंढ रही थी। लिहाजा मैंने उनको सब रास्ता बताया कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं और पुलिस मेरे बताए हुए पते पर चली गई और वहाँ जाकर उनको बस उस मरे हुए बंदे की लाश नज़र आई। उसके फोरेंसिक से तो ये साबित हो गया कि उसने इंसानों और जानवरों का गोश्त खाया था, लेकिन बाकी 4 बंदे उस गार में कहीं मौजूद ना थे। उस गार में से कुत्तों की और जानवरों की लाशें भी उनको मिल चुकी थीं, लेकिन उन 4 बंदों का कोई नामो निशान ना था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए थे या वो जान चुके थे कि मैं जाकर 911 पर कॉल करके उनकी इस लोकेशन के बारे में बता दूंगा, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन वो कहाँ चले गए थे और अब वो किस अगले शख्स को अपना शिकार बनाएंगे या कौन कौन उसकी इस हरकत का शिकार होगा मैं नहीं जानता था। लिहाजा मेरी अब ग्रैंड कैनियन के साथ एक बहुत बुरी याद जुड़ चुकी थी। हालांकि वहाँ से लोग अच्छी यादें ही लेकर जाते हैं, लेकिन मेरी वहाँ से ऐसी यादें अब जुड़ चुकी थीं कि जो अच्छी तो नहीं थी बल्कि ऐसी थीं कि मैं जिनको ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता। और इन यादों के चलते अब मैं कभी भी ग्रैंड कैनियंस की तरफ नहीं जाऊँगा। बस ये दुआ करता हूँ कि वो 4 लोग भी जल्दी से पकड़े जाएं ताकि कोई और उनकी इस हरकत का शिकार ना हो।